हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है प्रोग्रेशन है मींस एक सीक्वेंस और सीरीज की बात अपन करने वाला है। ठीक है, ये 10th क्लास का चैप्टर है और हम आज ही एक ही लेक्चर में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। तो टाइम वेस्ट न करके अपन समझते हैं क्या है एपी। एपी का मीन्स अपन मान सकते हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यहां पर अपन को एक सीक्वेंस दिख रहा है 1, 3, 5, 7, एक ऑड नंबर का सीक्वेंस है। क्या हम इसको एक एपी बोल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि एपी होने के लिए किसी भी सीक्वेंस का क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास टर्म्स होनी चाहिए। जैसे ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, टर्म्स आ रही है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखो इनफाइनाइट ऑफ टर्म है। अगर ये एपी है तो कौन सी एपी हो जाएगी? इनफाइनाइट एपी। एंड अगर मैंने बोल दिया कि लास्ट की जो टर्म है वो है 90, इट्स मीन ये क्या हो गया? एक फाइनाइट टर्म हो गई। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी दोनों अलग अलग टर्म होती है। अपन हमारे चैप्टर के अंदर सिर्फ फाइनाइट टर्म की बात करेंगे, इनफाइनाइट के लिए अपन को नहीं बात करनी है। ठीक है, तो अब एपी होने की फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर टर्म्स होनी चाहिए। अब जैसे A1 क्या है यहाँ पर 1, A2 क्या है यहाँ पर 3, A3 क्या है यहाँ पर 5। ठीक है, यहाँ पर अपन ने इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया कि कौन कौन सी टर्म्स है। एंड फिर होना चाहिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस। क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? यदि हम A2 में से A1 को माइनस करें या फिर A3 में से A2 को माइनस करें, मतलब इंक्रीजिंग टर्म में से जस्ट उसके पीछे वाली टर्म को अगर अपन माइनस करें तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होना चाहिए? हमारा सेम। जैसे A2 माइनस A1 करेंगे तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में? 2 आ रहा है। तो ये हमारी एक एपी है। एपी के लिए कंडीशन यही है कि एक तो टर्म्स होनी चाहिए, चाहे वो फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो चलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपन को। फिर अपन को देखेंगे A1, A2, A3, फिर इनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अगर ये तीनों चीज हमारे पास है तो वो एक एपी होगी। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 1, 5, 7, 10, 12, क्या ये एपी होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, मतलब डिफरेंस कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कभी भी एपी नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे बुक में क्वेश्चन है, अपन को पता लगाना है क्या ये एपी होगी या नहीं होगी। तो सॉरी जैसे है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। क्या ये एपी है या नहीं है, अपन को पता लगाना है। तो देखो A1 कितना हो गया? ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। तो अपन कोई भी दो टर्म चेक कर लेंगे, जैसे कि A2 माइनस A1 करके देख लेंगे और एक A3 माइनस A2 करके देख लेंगे। अगर इनका डिफरेंस सेम आ गया, कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ये एपी होगा। और नहीं तो तुम A4 माइनस A3 भी करके चेक कर सकते हो, क्योंकि होता है कभी कभी दो डिफरेंस सेम आ जाता है लेकिन तीसरा सेम नहीं आता है, तो तुम कम से कम 3 तो एक बार चेक करके देखना। ठीक है, तो A2 क्या है यहाँ पर 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम लो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3 यानी कि -2/2 यानी कि -1, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? -1। इसका करो -½ -½ कितना हो जाएगा? -1 -1 इक्वल्स टू -2/2, कितना आ गया? -1, मतलब इनका डिफरेंस भी कितना आ गया? -1। इन दोनों के बीच का देखो -3/2 -1/2 क्या आ जाएगा? +1/2, 2 एलसीएम, -3 + 1 कितना आ गया? -2/2 यानी कि -1। मतलब ये क्या हो गई? एपी। क्यों? क्योंकि तीनों का टर्म, तीनों का डिफरेंस कितना है? -1 -1 -1, मतलब कॉमन डिफरेंस -1 आ गया। तो हमारी एपी की जो भी कंडीशंस थी वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है,
तो ये होता है हमारा एपी का जनरल इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन किस किस तरह से पुट हो सकते हैं वो अब अपन देखेंगे, उसको एग्जांपल्स के थ्रू अपन ज्यादा समझे तो अच्छा है। ओके, सो गाइस क्वेश्चन करने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि एपी का हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि हमारी डेली लाइफ में यूज क्या होगा इसका? क्योंकि अगर हमको किसी भी चीज का यूज मालूम हो, हमारी लाइफ में उसका अगर यूज पता चल जाए, हमको मोटिव पता चल जाए, तो हमको ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है कि क्यों इस चैप्टर को बनाया गया है। अब जैसे जनरली ट्रिग्नोमेट्री है, कभी कहीं काम नहीं आता, 10th पास कर ले, 12th पास कर ले, या फिर अपने मम्मी पापा उनकी लाइफ में कभी tan थीटा sin थीटा cos थीटा काम आया है? नहीं आया। वो काम आता है अपन जब एयरफोर्स या नेवी में जाते हैं, तो वहाँ पे डायगोनल्स डायरेक्शंस को मेजर करने के लिए उनका यूज होता है। लेकिन यहाँ पर जो एपी है, इसको अपन अगर नॉर्मली किसी परचूनी की दुकान पर भी रहते हैं या फिर नॉर्मल कैलकुलेशन भी करनी होती है, तो अपन इसका यूज कर सकते हैं। पूछोगे कैसे? तो देखो, इमेजिन करो राम है कोई, ठीक है, राम की सैलरी है 10,000 रुपीज। मान लो उसने ज्वाइन ही किया है ऑफिस, तो उसकी सैलरी है, फर्स्ट सैलरी 10,000 रुपीज, एंड उसको बोला गया है कि आप हर मंथली आपकी जो सैलरी होगी वो 100 रुपीज हम इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। देन चलो ठीक है, मतलब कितनी इंक्रीज हो रही है पर मंथ? 100 रुपीज इंक्रीज हो रही है। देन अब ऐसा तो होगा नहीं 100 रुपीज, ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी तुम कैलकुलेशन वाइज कभी भी आया तो तुम इससे कर सकते हो। तो अब मैंने बोला कि लास्ट 4 इयर्स लेटर, या फिर मेरे को हिसाब लगाना हो तो 4 साल बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें उसकी सैलरी क्या होगी, तो तुम कैसे पता लगाओगे? 10,000 किया, 10,000 में प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 करके करोगे, ठीक है। नहीं तो 1 ईयर की निकाल लोगे, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ की कितनी होगी? 1200, एंड 4 ईयर की कितनी हो जाएगी? 4800, तो टोटल हो जाएगी इसकी सैलरी 14,800। तो यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन फास्ट थी, एंड यहाँ पर हमने टर्म्स भी इजी ले ली, 100 था तो प्लस करने में इजी हो गया था। अगर मैं थोड़ा सा इसको टफ बना देता, 93, 97 सब कुछ बना देता, तो फिर कैलकुलेशन में थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है एपी के अंदर कि जैसे देखो 4 साल थे, 4 साल में मंथ कितने हो गए? 48 मंथ हो गए। तो 48 मंथ को अपन क्या बना लेते हैं, यहाँ पर टर्म बना लेते हैं, जैसे कि A1, A2, A3, ऐसे करते करते अपन क्या बना लेते हैं? 48 टर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो 48 टर्म में अपन को पता चलता जाएगा कि धीरे धीरे उसकी क्या क्या इंक्रीज होती जा रही है, या फिर अपन टोटल भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपन सीखेंगे यहाँ पर कि जितनी भी टर्म होगी उनका टोटल कितना होगा, उनका सम कितना आएगा। या फिर बीच में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि A2, A3 ये टर्म है, इसमें से जैसे 100 टर्म है, इसमें से अपन से पूछ लिया कि A51 की वैल्यू क्या होगी, पता लगाओ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पुट होते हैं। बस अपन को बड़ा सारा डेटा है, उस डेटा का एडिशन या उसके बीच की कोई भी डेटा निकाल लो, बीच की कोई टर्म निकाल लो, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पर अपन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 या 4 फॉर्मूले, उनसे अपना ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो गाइस, ये हमारे सबसे इजी क्वेश्चनों में से एक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें बोला है a की वैल्यू है 1/3 एंड d है उसका 4/3। d मींस कॉमन डिफरेंस, और a यानी a1, मतलब फर्स्ट टर्म है हमारी 1/3, और हमको फाइंड करनी है इसकी एक नेक्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट 4 टर्म तक हम इसको सॉल्व करना है। तो इजी है, a1, a2, a3, a4। तो a1 की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को पहले से 1/3, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a1 प्लस d, a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a2 प्लस d, एंड a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a3 प्लस d, ठीक है। मतलब जैसे अगर यहाँ पर a1 2 है तो a2 कितना हो जाएगा? मान लो d भी 2 है, तो 2 प्लस 2 ये क्या है? a1 प्लस d तो है। अगर a3 निकालना हो अपन को तो क्या हो जाएगा? a2 प्लस d, a4 निकालना है तो a3 प्लस d। इसको तुम फॉर्मूले की तरह भी लर्न कर सकते हो, ओके। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर
निकाल लेंगे। अब इतना तो अपन को आता है, यहाँ पर है 1.3 एंड 4/3, ऐड करते जाओ, जो आंसर है उसमें उस d को ऐड करते जाओ। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी क्या दे रखा है अपन को, ये फर्स्ट है, सेकंड है, a की वैल्यू है 0.6, d की वैल्यू है 1.1। तो सेम वैसे ही कर लो, इधर क्या हो जाएगा d, a1 हो जाएगा 0.6, a2 कितना हो जाएगा 0.6 प्लस 1.1, a3 कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा जैसे कि आ गया 1.7, तो 1.7 प्लस 1.1, इसका आंसर आ गया 2.8। a4 कितना हो जाएगा 2.8 प्लस 1.1 कितना हो जाएगा 3.9। ठीक है, तो यहाँ से इसको फिर अपन कैसे लिख देंगे अपना आंसर, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 करते इस तरह हमारा आंसर अपन शो कर देंगे। ओके, सो ए दे दिया, डी दे दिया, और नेक्स्ट 4 टर्म की अपन को क्या बनानी है, एपी बनानी है, तो इजीली इन फॉर्मूले से अपन बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या दे रखा है अपन को, क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पर अपन को 4 एपीज दे रखी है, तो इन 4 एपीज में कौन कौन सी एपी है, कौन सी नहीं है, वो अपन को पता लगाना है। तो एक बार करके देखो तुमको आता है तो। ठीक है, मैं बताता हूँ, है ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए की पावर 4, तो क्या कह सकते हैं अपन, a1 है हमारा a, a2 है हमारा a स्क्वायर, a3 है हमारा a की पावर 3, a4 है हमारा a की पावर 4। अपन को करना है a2 माइनस a1, a2 कितना है a की पावर 2 और a1 कितना है a, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a कॉमन ले लो तो a माइनस 1 बच गया। अब देखो एक एल्जेब्रिक वैल्यू है तो इसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो ये ऐसा कैसा हो जाएगा। इसी तरह जब a3 माइनस a2 करेंगे तो क्या बन के आएगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, इसमें से a कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस a। सेम आ रहे हैं कि ये दोनों, नहीं आ रहा, d सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारी AP नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, √2, √8, √18 एंड √32। a1 कितना दे रखा है अपन को, √2, √8, √18 एंड √32। तो हम यहाँ पे इनका d निकाल के देख लो, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना था, a2 में से a1 को माइनस कर लो, a3 में से a2 को और a4 में से a3 को, तीनों को माइनस कर करके देख लो, अगर सेम आ रहा है हमारा आंसर तो कॉमन डिफरेंस हो गया, मतलब ये हमारी AP है। अगर डिफरेंस कॉमन आ जाए तो हमारी AP होगी। तो एक बार मैं करके देखता हूँ, पहले √8 में से माइनस करना है कितना, √2, √8 को क्या लिखा जा सकता है, 2√2 लिख सकते हैं, बताऊं, इसको लिखा जा सकता है 4 × 2, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 बाहर आ गया और रूट में अंदर 2 रह गया, तो √2 माइनस 2। यहाँ से अगर मैं √2 कॉमन ले लूँ तो इधर बच जाएगा 2 माइनस 1, और 2 में से एक कितना बचा 1, तो आंसर कितना आया √2, मतलब फर्स्ट टर्म का d कितना आ रहा है √2। अब एक बार मैं √18 माइनस √8 करके देख लेता हूँ, तो देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, अंदर 9 × 2 और इसको 4 × 2, 9 का कितना होता है 3 और यहाँ पर 2। ठीक है, और 3√2 में से 2√2 के कितना बचा, सिंगल √2, तो देखो इधर भी यही आ रहा है, इधर भी यही आ रहा है। √32 माइनस √18 भी करके देख लो, हमारा आंसर √2 ही आएगा, मतलब ये हमारी AP, ये तो है, ये सॉरी ये नहीं है, ये है। इसी तरह 0.2, 0.22, 0.222 देखते ही दिख रहा है ये नहीं हो सकती, करके देख लो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, आंसर सेम नहीं आएगा, तो ये भी हमारी AP नहीं है। ये वाला देखो, इसको मैं कर लेता हूँ, a1 कितना है हमारा 3, a2 कितना है हमारा 3 प्लस √2, a3 कितना है हमारा 3 प्लस 2√2, a4 है हमारा 3 प्लस 3√2। ठीक है, निकाले कॉमन डिफरेंस, आया है कि नहीं आया, a2 माइनस a1 किया, a2 कितना है हमारा 3 प्लस √2 माइनस 3, इसको सॉल्व करो, 3 से 3 कैंसिल, बच गया ओनली √2। ठीक है, अब
a3 माइनस a2 करके देखो। a3 कितना है हमारा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, इसको खोलोगे तो हो जाएगा -3 माइनस √2। तो देखो 3 से 3 कैंसिल एंड 2√2 में से √2 गया तो कितना बचा, √2 ही बचेगा। मतलब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, √2। इसका मतलब इसका भी निकाल के देख लो, √2 ही आने वाला है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंड थर्ड तो है, कोई एपी नहीं है, जबकि सेकंड और फोर्थ हमारी एपी होगी। ओके, सो ये इजी क्वेश्चंस थे, इसमें से अपन से पूछ सकते हैं कि अपन को ए की वैल्यू दे दी और डी की वैल्यू दे दी तो पता आगे वाली टर्म्स अपन को पता लगानी है। ओके, अगर इमेजिन करो अपने पास a1 नहीं है, a2 a3 की वैल्यू अपन को दे रखी है, तो अपन क्या a1 की नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। a3 में से a2 को माइनस करके देख लो क्या आ गया, हमारा d आ गया, और उतना ही इसमें से माइनस कर दो तुम्हारा a1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर d का काम है, एक टर्म में जो d, अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस है तो अपन कितनी भी बड़ी एपी को बना सकते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ याद करने की है कि एपी हमारी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। जैसे कि 10, 7, 4, 1, -2 ऐसे भी हमारी एपी जा सकते हैं। ओके, सो गाइस एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, nth टर्म के ऊपर। मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म का मतलब हो गया कि जैसे कोई एपी है, एपी में 50 टर्म है। ओके, तो 50 टर्म के अंदर से अगर मेरे को 41वीं टर्म पूछ ली कि 41 टर्म क्या होगी, तो अपन को पता लगाना है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बनेगा ऐसा कि एक एपी के अंदर से अपन को कोई बीच की टर्म फाइंड करनी है, उसमें अपन को स्टार्टिंग की कुछ 1-2 टर्म दे देंगे और लास्ट की टर्म दे देंगे और अपन को बीच में कोई टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, एक होता है nth टर्म, उसमें भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। nth टर्म का मतलब हो गया कि जैसे कोई एपी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, अपन को लास्ट में एक वर्ड दे दिया, जैसे 639 दे दिया उस एपी की, ये लास्ट टर्म है, तो ये कौन सी टर्म होगी, 100वीं, 101वीं, कोई सी तो टर्म होगी ये। ठीक है, तो वो पता लगाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन जो मैंने अभी बोले वो सेम फॉर्मूले से बनेंगे, उससे कहते हैं अपन nth टर्म का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है nth टर्म का फॉर्मूला, इससे हम काफी क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन इज 639। क्या बोला अपन को कि ये कोई एपी है, इसकी कौन सी टर्म 639 होगी। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है nth टर्म का, क्या हो जाएगा, अब हमारे पास nth टर्म है 639, तो 639 हमारी हो गई nth टर्म। a कितना है हमारा 3 प्लस n, n क्या है, n तो पता ही नहीं अपन को, nth टर्म ही तो फाइंड करनी है, तो n की जगह अपन ने क्या लिख दिया, n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, डी पता लगा लो यहाँ से, इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, देख लो जैसे अभी तक अपन ने किया था, 2 का करके देख लो, 15 में से 3 गया, कितना बचा 12, 27 में से 15 गया, कितना बचा 12, मतलब डी कितना आ गया हमारे पास 12। ओके, डी अपन ने यहाँ फाइंड कर दिया, कितना 12। अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक मैं करके बता रहा हूँ, बाकी तुम खुद करना। अब देखो 12 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 इंटू n कितना होएगा 12n माइनस 12 बन जा 12। देन इसको सॉल्व करो, 639 प्लस 12 माइनस 3, माइनस का 12 है तो बच कितना जाएगा 12n माइनस 9। ओके, इधर क्या है इक्वल। ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से -9 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 9, तो 639 प्लस 9 इक्वल्स टू 12n, इसको ऐड करो, 648 इक्वल्स टू 12n, 12 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 648 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू n,
डिवाइड करो कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी, 12 × 12, 12 5 60, कितना बचा 4, 48, 12 4 48, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 54। इसका मतलब हमारा क्या आंसर निकला कि 639 कौन सी टर्म है, 54th टर्म है। ओके, सो गाइस ये क्वेश्चन है कि a3 की वैल्यू दे रखी है अपन को 4 एंड a9 की वैल्यू दे रखी है -8, मतलब ना a1 है ना d है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, और पूछा है विच टर्म विल बी 0, तो इस AP की कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी। कैसे पता लगाएंगे, ना हमारे पास a1 है ना हमारे पास d है, तो इसमें अपन को क्या करना है, कुछ इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। जैसे कि a3 है, a3 की वैल्यू मतलब क्या लिखा जा सकता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर a3 की वैल्यू देखिए ना, मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, 4 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू तो कितनी है 3, लेकिन पूरी a3 जो nth टर्म है, कौन सी, थर्ड टर्म वाली, वो क्या है 4, तो यहाँ से क्या बन सकता है हमारा a प्लस 2d, कहा जा सकता है कि नहीं। a इक्वल्स टू कितना हो गया, सॉरी a3 4 था, तो 4 इक्वल्स टू कितना है a प्लस 2d, और यही वैल्यू किसकी होती है हमारी, a3 की होती है। ओके, इसी तरह अगर अपन a9 की वैल्यू बात करें तो a9 कितना हो जाएगा हमारा, a9 की वैल्यू -8 आई, तो -8 क्या हो गया हमारा a प्लस 8d, a प्लस 8d। चलो पूरा करके देखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 माइनस 1 कितना आ गया 8d, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में हम क्या, कौन सा मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। देखो मेथड की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो भी एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड होगा, अलजेब्रा के जितने भी मेथड होंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड होगा, चारों पांचों मेथड की मैं एक क्लास लूंगा, तो जिसको भी इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है वो आप उसको देख लेना। तो यहाँ पर मैं अभी एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, इस टर्म को इसके नीचे ले गया, तो 4 इक्वल्स टू a प्लस 2d। अब इसमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट के लिए मैं कॉमन टर्म कौन सी हमारी एक, तो इसको a को हटा दो, माइनस कर दो, मतलब एक टर्म में से दूसरी टर्म को क्या करना है माइनस। माइनस करने के लिए नीचे वाली जो टर्म होती है उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं, a माइनस का तो प्लस, सॉरी प्लस का है तो माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, a में से a गया, और तो यहाँ कितना बच गया 4 और 8 -12 एंड 8 और 2 6d, कितना आ गया 6d, 6 इधर चला जाएगा तो -12/6 इक्वल्स टू d, तो d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -2, मतलब हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है। d आ गया तो a भी आ सकता है, कैसे, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में किसी में भी d की वैल्यू पुट कर दो, तो इसमें कर लेते हैं 4 इक्वल्स टू a प्लस पुट द वैल्यू, ये लिखना पड़ेगा अपन को, पुट द वैल्यू ऑफ d, कितनी हो जाएगी 4 इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 2, 4 इक्वल्स टू a माइनस 4, a इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8, a आ गया हमारे पास 8, d आ गया हमारे पास -2, तो अब अपन को कौन सी टर्म निकालनी है, ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू क्या हो 0, ये तो पूछा था अपन से। तो बस अब फाइनली अपन क्या कर देंगे, वापस से इस फॉर्मूले को लगाएंगे, कौन सी 0 टर्म फाइंड करनी है अपन को, और a की वैल्यू हो गई 8 प्लस n माइनस d, d कितना है हमारे पास -2। चलो सॉल्व करते हैं, 0 इक्वल्स टू 8, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो n -2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2n, -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2, एंड 8 और 2 10, 10 इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर रह गया -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 2 से 10 में डिवाइड करोगे कितना आ गया 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, मतलब इस AP की जो 5th टर्म होगी वो क्या होगी हमारी 0। चलो क्रॉस चेक करते हैं एक बार, हमारे पास a की वैल्यू आ गई, कितनी आई थी 8, और d आया हमारे पास कितना -2, तो 8 में से 2 गया कितना आ गया 6,
6 में से 2 4, 4 में से 2 2, 2 में से 2 0। कौन सी टर्म 0 आई? 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म ये हमारी 0 आई है। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा सारा एग्जामिनेशन हो गया कि अपन को चाहे इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, हमारी सॉल्विंग कैसी है, सब कुछ हमारा परफेक्ट होगा तभी आंसर क्लियर आएगा। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन थे, अब अपन थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। सो गाइस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? मतलब 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल है? तो 3 डिजिट नंबर मतलब 100 और 999, ये 3 डिजिट के सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, अब इसमें कौन सा नंबर होगा सबसे लीस्ट, सबसे छोटा, कि 7 से डिविजिबल हो? तो पता करो। 101 नहीं होगा, 105 हो जाएगा। 105 में से 3 हाँ 105, मतलब सबसे लीस्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है वो हो गया हमारा 105। ओके, एंड पीछे से शुरू करो, ये तो नहीं होगा। 998 994 हो जाएगा। 994 को करके देखो, 7 + 7 बच गया 2, 7 3 21 बच गया 6 नहीं, हाँ ये हो जाएगा। 7 + 7 7 4 20, ठीक है, ये हो गया हमारा, मतलब 994 हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब हमारे पास A1 है 105, और कॉमन डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल है तो ये सब 7 के मल्टीपल होंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? 7। मतलब समझो ना कि अगर 105 है, 105 में 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1112 112। तो अपन ऐसी तो ए भी बनेगी जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो? 7। लेकिन अपन को पता लगाना है कि 994 कौन सी टर्म है। ओके, इसका कौन सा एन टर्म है ये? तो अब हमारे पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, लास्ट टर्म है, मतलब ये nth टर्म होगी ना हमारी, और nth टर्म का फॉर्मूला तो हमको मालूम है ही। 994 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a + n - 1 × d, ये हमारा फॉर्मूला है। nth टर्म की वैल्यू तो है ना हमारे पास, हमको ये तो पता लगाना है कि ये कौन से नंबर की टर्म है। 100 है, 101 है, 105 है, कौन सी टर्म है? तो देखो a की वैल्यू है हमारे पास, फॉर्मूला पुट करो, सॉल्व करो, n पता नहीं, d 7 हो गया। तो 994 इक्वल्स टू 105 + 7n - 7, 7 इसमें से गया, कितना बचा? 98 + 7n, और इधर 994 ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 98 इधर रह गया, प्लस का 7n। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करो, 14 में से 8 गया 6, यहाँ गया 8, 18 में से 9 गया 9, यहाँ रह गया 896। 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 से इसमें डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 7 × 1 = 7, 19, 7 × 2 = 14, 5 8 128 टर्म है हमारी 994, या फिर सीधा भी कह सकते हैं कि 128 टर्म होगी 3 डिजिट नंबरों में जो 7 से डिविजिबल होगा। ओके, तो इजी क्वेश्चन था, बस अपन को थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना था, बाकी काम बनना था। सो गाइस, ये क्वेश्चन है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। मतलब अपन को कोई एपी दे दी जाएगी और उससे लास्ट में से पूछा जाएगा कि लास्ट से 5th टर्म कौन सी है, 10th टर्म कौन सी है। अभी तक अपन स्टार्टिंग से पूछ रहे थे 3rd टर्म, 12th टर्म, अब अपन लास्ट से पूछ रहे हैं। तो इसमें अपना फॉर्मूला तो वही है, बस 1-2 साइन का अपन को ध्यान में रखना है। तो अगर लास्ट से हमसे पूछी जाए तो क्या बन जाएगा हमारा? a - n - 1 × d। बस ये याद रखना है, ये जो a होगा ना हमारा, पहली बात यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो गया, और यहाँ पर इस a में अपन को a1 की वैल्यू नहीं रखनी है, अपन को जो लास्ट वाली वैल्यू है वो यहाँ पर रखनी है। ओके, तो nth टर्म कौन सी हमारी? 12th टर्म फ्रॉम दी एंड से, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 88 माइनस n मालूम है नहीं इंटू d। ओके ना, n की वैल्यू तो मालूम है ना अपन को 12,
nth टर्म वैल्यू तो पता करनी है अपन को, तो 88 माइनस 11 इंटू 3, डी की वैल्यू 3 दिख रही है, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, तो डी की वैल्यू क्या है 3, तो 88 माइनस 33 कितना आ जाएगा 55, मतलब एंड से जो कौन सी 12th टर्म होगी वो क्या होगी हमारी 55। ओके, सो गाइस हमारे कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन सुन लो। 3 टर्म्स आर इन एपी, कोई 3 टर्म है वो एपी में है, हमको नहीं मालूम है वो कौन सी 3 टर्म होगी जो एपी में होगी। इसलिए जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े तब आए, या फिर एपी में आ रहे हैं, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ रहे हैं, तो वहां पे अपन को कुछ कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है कि जैसे अगर अपने पास कभी 3 टर्म अपन को इमेजिन करनी हो, तो अपन उन 3 टर्म को मान लेंगे a माइनस डी एंड a प्लस डी। ओके, 4 टर्म आ जाए तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 5 आए, 6 आए, इनका भी सॉल्यूशन अपन उसको कर सकते हैं। अगर 5 आ जाए तो देखो ये कितना हो जाएगा, a माइनस डी अपन a माइनस 2d ले लेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d ले लेंगे। 7 आ जाए तो 4 कर लेंगे, तो बस उसको इंक्रीज करते जाना है। 4 आ जाए तो 4 के लिए सेम स्टेप से इंक्रीज करते जाना है। तो इतना हार्ड नहीं है, 2 याद कर लो अपना, बाकी भी इजीली लर्न हो जाएगा। ओके, तो अभी अपन बात करें 3, और 10th क्लास के सिलेबस में ओनली 3 तक के लिए दे रखा है। तो एक ही तरह का क्वेश्चन आएगा, 4 भी आ सकता है अगर किस्मत खराब हुई, 5 भी आ सकता है किस्मत खराब होने पे, बाकी 99% चांस इसी तरह के क्वेश्चन के लिए। ओके, नाउ अब अपन को बोला है 3 टर्म माननी है, कौन सी मान ली अपन ने, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। और याद रखना इसके लिए हमेशा जो ऑड वाले होंगे उनके लिए d हमेशा d रखना है, और इवन वाले के लिए हमेशा d 2d रखना है, मतलब d को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब अपन ने देख लिया ये। अब आगे क्वेश्चन क्या था, उनका सम -3 है और उनका प्रोडक्ट कितना है 8। तो अगर अपन इनको प्लस करो तो प्लस करके देखो एक बार, ब्रैकेट हटा देता है, a प्लस डी इक्वल्स टू कितना है -3, d से d कैंसिल, 3a इक्वल्स टू कितना आ गया -3, तो a की वैल्यू आ गई -1। a हमको पता चल गया कितना है -1, एंड इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी का प्रोडक्ट है हमारे पास 8। तो इसको सॉल्व करके देखो, देखो a माइनस डी, a प्लस डी कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a। देख रहा ना, आइडेंटिटी दिख रही है अपन को, a प्लस बी, a माइनस बी, तो अपन ने यहाँ से स्क्वायर से लिख दिया। अब a की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, -1, -1 का स्क्वायर, d कितना है पता नहीं, तो d का स्क्वायर और यहाँ पे -1। इसको सॉल्व कर लो, -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, +1 तो 1 ही लिख लो, 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 भी है बाहर भाई, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, तो -1 जब इससे होगा तो कितना हो जाएगा -1, डी से होगा तो प्लस का डी स्क्वायर, अभी -1 तो जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो डी स्क्वायर कितना हो गया 9, एंड डी का ब्रैकेट उधर जाएगा तो डी की वैल्यू कितनी आ, सॉरी अंडर जाएगा तो +-3, मतलब डी की वैल्यू कितनी आई +-3। अब अपन ने माने क्या थे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, तो एक बार तो a की तो फिक्स है ही, एक बार तो d की वैल्यू +3 लिख लो, एक बार d की वैल्यू -3 लिख लो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। मतलब आंसर आएगा तुम्हारा, मैं एक करके बताता हूँ, प्लस की करता देता हूँ, माइनस की तुम देखना, सेम आंसर आएगा। तो देखो a कितना है -1 और d है हमारा +3, तो -1 एंड 3 कितना हो जाएगा -4, ठीक है, a -1 है ही, और a कितना है -1 +3 2, तो हमारे नंबर आ रहे हैं -4, -1 एंड 2, ये तीनों नंबर है जिनका अगर तुम सम करोगे तो -3 आएगा, इनका प्रोडक्ट करोगे तो +8 आएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे nth टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो अपन ने किए। अब अपन क्वेश्चन करेंगे कि इन एपीज, जो भी हमको एपी दे रखी है उसका, उनकी जितनी भी टर्म होगी सबका सम कैसे किया जाएगा, उसका भी एक फॉर्मूला है, उससे भी रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अपन 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश। ओके,
मुझे भी लग रहा है हमारा जो ये लेक्चर है काफी बड़ा हो गया, लेकिन एक लेक्चर में पूरा तुम्हारा जितना भी कंसेप्ट था एपी का, मतलब 3 या 5 तुम्हारी किस्मत पे होगा कि 3 नंबर का आ रहा है या 5 नंबर का आ रहा है, मतलब 5 नंबर हमारे पक्के हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो बहुत इजी चैप्टर था, एक वीडियो में तुम्हारा ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो तुमने ध्यान से देखा, उसके बाद इसका प्रैक्टिस करना, एक बार नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, जहां जहां समझ में नहीं आ रहा उसको वापस से देखना। ओके, तो अब अपन इसके सम ऑफ nth टर्म पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। सो गाइस, अब अपन देखने वाले हैं सम ऑफ nth टर्म, मतलब जो भी अपन को एपी दे रखी है उसमें जितने भी टर्म होंगे उनका एडिशन अपन को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन अभी तक जैसे घुमा फिरा के आ रहे थे, क्वेश्चन वैसे ही घुमा फिरा के आएंगे, बस अब अपन को यहाँ पर एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। वहां अपन को टर्म से nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पर अपन को उनके एडिशन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो जैसे इसका फॉर्मूला ये रहा, अगर अपन को पूरी टर्म का सम निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 1 4 7 10 एंड अप टू 20 टर्म, मतलब इस एपी की 20 टर्म तक का जो एडिशन होगा वो अपन को फाइंड करना है। नहीं समझे, जैसे A1 A2 A3 A4 ऐसे A20 टोटल कितनी टर्म हो गई, 20 टर्म हो गई, उन सबका जो सम होगा एडिशन होगा वो फाइंड करना है। तो पहले तो अपने पास A1 है 1, D कितना हो गया हमारे पास 3, दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है 3, तो A दे दिया, D दे दिया और 20 n की वैल्यू दे दी 20, तो सीधा सीधा पुट कर दो, कितना हो जाएगा 20/2, 2 into 1 plus 20 minus 1 into 3, इसको सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन दे दिया अपन को, ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग फॉर्मूला अपन बना सकते हैं, है नहीं फॉर्मूला यही, लेकिन अपन बना सकते हैं, उससे इजी बन जाता है। तो फॉर्मूला में डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन अपन उसको एक बार समझ लेते हैं कैसे निकला। चलो एक बार इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। कितना गया 10 2 plus 20 minus 1 90 into 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 93 जा 57, 57 and 2 59, 59 into 10 590, मतलब उन सारी टर्म का सम कितना आएगा 590। तो इस क्वेश्चन में A1 क्या हो गया हमारे पास -5, A2 क्या है हमारे पास -8 एंड A3 क्या है हमारे पास -11। एंड यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में तो अपने पास 20 टर्म थी, अपन को 20 टर्म का सम निकालना था। यहाँ पर अपने पास ये कौन सी टर्म है अपन को ये मालूम नहीं है। हाँ, तो इसको मालूम करने के लिए पहले अपन जो अभी तक पढ़ते आए थे, कौन सा फॉर्मूला लगाए थे nth टर्म फाइंड करने का, a plus n minus 1 into d वाला। तो पहले इस फॉर्मूले से अपन nth टर्म फाइंड करेंगे, ये टर्म है कौन सी, तभी तो अपन इस फॉर्मूले n की वैल्यू पुट कर पाएंगे। ओके, देन तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है हमारे पास -5, n हमारे पास पता नहीं, d की वैल्यू हो गई यहाँ से करके देख लो -8 -5 कितना हो गया +5, तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस का, d की वैल्यू हो गई हमारे पास -3, यहाँ कितना आ गया -3। थोड़ा सॉल्व करते हैं, -3 +3, nth टर्म की वैल्यू हमारे पास ये है -230, इसको सॉल्व करोगे -2 हो जाएगा, -2 इधर आके +2, तो प्लस में से माइनस हो गया तो -2 2 8, और इधर बच गया -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, देन n इक्वल्स टू 2 2 8 अपॉन 3, 3 से कैंसिल करो तो 3 7 21, बच गया 1, 3 6 76, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 76। तो अपन को टोटल 76 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये Sn वाला, Sn यानी S70, मतलब 76 टर्म का वैल्यू निकाल लिया तो 76/2। एंड अब यहाँ पर अपन एक नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे a plus l वाला। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, अपने पास लास्ट टर्म तो आ चुकी है, क्या है 230, तो लास्ट टर्म अपन को फाइंड करनी नहीं है, तो डायरेक्टली अपन ये लगा लेते हैं ना l वाला। देखो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला है, इसको अगर मैं थोड़े से इसको फैक्टराइज करूं तो क्या लिख सकता हूं, a plus a plus n minus 1 into d। ये जो फॉर्मूला है यहां से यहां तक तुमको क्या ये सेम फॉर्मूला दिख रहा है,
ये फॉर्मूला क्या निकालने के लिए होता है, nth टर्म निकालने के लिए। और यहाँ इस क्वेश्चन में तो हमारे पास पहले से nth टर्म है ना 230, तो अपन इसको क्यों सॉल्व करेंगे, इसकी जगह मैंने मॉडिफाई कर दिया क्या l, यहाँ पर ये l हो गया, बाकी फॉर्मूला सेम था, बस nth टर्म यहाँ अपने पास पहले से है, इसलिए अपन उस चीज को सॉल्व नहीं कर रहे, सीधा उसकी जगह क्या लगा दिया l। ठीक है, तो 76 से 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 318, 38, a की वैल्यू कितनी है -5, l की वैल्यू कितनी है आगे हमारी l क्या है माइनस का 230, कितना आ जाएगा 38 इंटू कितना बच गया माइनस का 235, इसको मल्टीप्लाई कर लो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो गाइस ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे बोला है कि कितनी टर्म का सम 636 होगा, एपी दे रखे, एपी की कितनी टर्म्स होगी जिसका सम 636 हमको देना है। तो यहाँ पर अपने पास सम पहले से गिवन है, लेकिन अपन को ये नहीं मालूम कि कितनी टर्म का वो सम है, मतलब n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन सेम रहेगा, बस अपन को सॉल्व करना है। Sn कितना दे रखा है 636, n हमको फाइंड करना है, a की वैल्यू दे रखी है 9 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है फाइंड करो 8, सॉल्व करो इसको आगे, n/2 18 प्लस 8n माइनस 8, 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, यहाँ 636 ऐसे यहाँ से अगर मैं अंदर 2 कॉमन ले लूं तो बाहर 2 आ जाएगा, बच जाएगा अंदर 5 प्लस 4n, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 636 इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में ले लो, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अभी एक एल्जेब्रिक फॉर्म में आ गया, इसको स्प्लिटिंग मेथड या सीधे चारे मेथड जिस भी मेथड से तुम सॉल्व करना चाहो n की वैल्यू सॉल्व कर लो। तो मैं स्प्लिटिंग से कर लेता हूं एक बार। स्प्लिटिंग से के लिए क्या करना होता है अपन को, a और c का मल्टीप्लाई करूं पहले, रफली करना है, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 2544, मतलब अब 5 के हमको एक ऐसे फैक्टर बनाना है कि उनका प्लस माइनस करने पे तो +5 है, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 2544, तो वो ऐसे फैक्टर है हमारे 53 एंड 48। मेरे पास ये क्वेश्चन पहले से रटा हुआ है क्योंकि मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। तुम भी अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी बुक के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे फैक्टर्स फटाफट आ जाएंगे। एक बार अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बार बार हमको ऑटोमेटिकली वो लर्न हो जाएंगे। ओके, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n प्लस माइनस 636 इक्वल्स टू 0। इधर से कॉमन ले लिया मैंने n, तो बच गया 4n, इसको 4 को ऐसे बना देता है 4n प्लस 53, इधर से मैंने माइनस का 12 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। अब इधर से 4n प्लस 53 कॉमन तो बच गया n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इधर से तो देखो n की वैल्यू क्या आ गई -53/4, n कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि टर्म्स एक कैलकुलेटिव है, मतलब काउंटिंग है ना, वो तो काउंटिंग कभी नेगेटिव कैसे हो पाएगी। लेकिन इधर से n की वैल्यू क्या आ गई 12, मतलब ये 12 टर्म का सम आ रहा है 636। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन आनी चाहिए हमको। स्प्लिटिंग मेथड वगैरह इन सब की मैं क्लास लेने वाला हूँ। ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अपन को दे रखा है an इक्वल्स टू 3 प्लस 4 है। इसमें अपन को क्या करना है कि सम ऑफ 25 टर्म, मतलब अपन को कुछ nth टर्म की वैल्यू इस तरह गिवन है और अपन को नेक्स्ट जो 25 टर्म होगी उन सब का सम फाइंड करना है। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, n की वैल्यू क्या होगी, अपन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 25 तक n की वैल्यू है। हाँ, तो एक बार तो अपन a1 के लिए क्या कर लेंगे 3 प्लस 4, a2 के लिए 3 प्लस 4 इंटू 2, a3 के लिए 3 प्लस 4 इंटू 3। तो ऐसे हमारे पास AP तैयार हो जाएगी 7 11 15, ये AP आ गई हमारे पास और AP आ गई तो अपन को जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कितनी 25 टर्म तक के लिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के
वैल्यू निकालेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए बताया कि करने का स्टार्टिंग मेथड क्या होगा, बाकी करने का मेथड सेम है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो एज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 8, मतलब a1 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 8 और nth टर्म की वैल्यू है हमारे पास 33। थोड़ा अटपटा है, a1 है 8, nth टर्म की वैल्यू है 33 एंड कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 123 और जो उन सबका सम होगा मतलब Sn की वैल्यू गिवन है अपन को 123। ठीक है, देन फाइंड n एंड कॉमन डिफरेंस d। तो n की वैल्यू और d की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को तुम अब समझने की कोशिश मत करो यहाँ पे, क्योंकि फिर घूम जाओगे। तो बेटर है जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे ही अपन इसको फॉलो कर रहे हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमको फाइंड करना है, n हमको फाइंड करना है, तो क्यों दिमाग लगाना, जो दे रखा है वो कर लो। nth टर्म कितनी है 33, a है हमारे पास 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 8 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 33 माइनस 8 कितना बचा 25 n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 25 है। ओके, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, इसको डाल दो इक्वेशन 1। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 25 और Sn की वैल्यू क्या है 123। तो क्या आ गया 2a, a की वैल्यू है 8 प्लस 25। अब इसको सॉल्व कर लो, एंड 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 प्लस 25 कितना होता है 16 प्लस 25 141 एंड इक्वल्स टू 146। तो 146 n इक्वल्स टू 146 अपॉन 41 डिवाइड करो, n की वैल्यू कितनी आ गई 6, मतलब n की वैल्यू आ गई हमारी 6 और n की वैल्यू 6 आ गई तो d की ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो d भी आ जाएगा हमारा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन ले। सो गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, मतलब कोई टीवी सेट्स टेलीविजन बनाने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है अपने थर्ड ईयर के अंदर, तीसरे साल, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं दे रखा, क्या दे रखा सीधा थर्ड ईयर, मतलब A3। अब A3 अपन टर्म्स की बात करेंगे यहाँ पर क्योंकि AP पढ़ रहे हैं, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना। तो A3 की वैल्यू उसने दे रखी है अपन को 600 टीवी सेट, ठीक है। एंड 7th ईयर यानी कि A7 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 700 टेलीविजन। ओके, assuming that the production increasing uniformly, और यूनिफॉर्म मतलब रेगुलरली, मतलब एक डी कॉमन डिफरेंस है, मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, एवरी ईयर एक फिक्स नंबर पे टेलीविजन का इंक्रीजिंग हो रहा है। देन अपन को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब A1 फाइंड करना है अपन को। सेकंड द प्रोडक्शन ऑफ 10 ईयर का फाइंड करना है, एंड टोटल यानी कि S7 फाइंड करना है। तीन चीज फाइंड करनी है अपन को, A3 दे रखा है, A7 दे रखा है, A1 फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है और Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधा सा बस घुमा के क्वेश्चन दे दिया था, लैंग्वेज में क्वेश्चन अपन को दे दिया और लेना देना वही है। A3 मालूम है, A7 मालूम है, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। कैसे, A3 को अपन क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, A7 को अपन क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D। बस वैल्यू पुट करके इक्वेशन लगानी थी, एलिमिनेशन मेथड से A और D की वैल्यू एक एक बार करके फाइंड कर लेंगे। A और D आ गया हमारे पास, तो A1 A10 S7 सब आसानी से निकल जाएगा। मतलब अपन को कंसेप्ट आना चाहिए, टर्म क्या होती है, टर्म कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन आनी चाहिए, अलजेब्रिक इक्वेशन में जो हमारी एक्सप्रेशन होती है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड,
सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, सारे मेथड आने चाहिए और कैलकुलेशन आनी चाहिए प्लस माइनस करने में, बाकी हमारी ये पूरा चैप्टर इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर तुमको और भी इससे रिलेटेड डाउट है तो मेरे को कमेंट में सेंड करना। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को भी दबाना है जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। ओके, थैंक यू।